हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एनपीओ का मीनिंग क्या है, ये कौन कौन सी बुक्स मैनेज करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर एनपीओज में, जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दोस्तों, एनपीओ में जो अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज लिया जाता है उसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कंसेप्ट सुन लीजिए। हमारा नॉर्मल जो बिजनेस होता है, प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होता है, इसमें कोई ना कोई इसका ओनर जरूर होता है, मतलब मालिक जो कोई ना कोई इसका जरूर होता है। और मालिक जो इन्वेस्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट ओनर ने एक बिजनेस में किया है। क्लियर? इन अदर वर्ड हम देखें, लास्ट ईयर अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था कि आपकी टोटल एसेट्स में से आपकी टोटल लायबिलिटी घटा दी जाए तो बैलेंस जो बचेगा वो मालिक का बचेगा। मतलब आप अपनी एसेट को सेल करो, जो अमाउंट आएगा उसमें से आप आउटसाइडर को पेमेंट कर दो, उसके बाद जो फंड बचेगा ना वो ऑनर का है, या उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं या कैपिटल बोलते हैं। बट एनपीओ में तो कोई मालिक होता ही नहीं है। एनपीओ में कोई मालिक नहीं होता। तो फिर एनपीओ के अंदर अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घटा देंगे तो जो पीछे बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनपीओ के अंदर अगर आप टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घटा दो तो जो पीछे बच गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोल नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल जो होता है ना वो ऑनर जो इन्वेस्ट करता है उसके लिए कैपिटल बोलते हैं। या तो ऑनर होते ही नहीं, या तो मेंबर होता है। कैपिटल अपनी मर्जी से ऑनर अपनी कैपिटल को विड्रॉल कर सकता है बिजनेस से, राइट? तो यहां पे इसका नाम होगा कैपिटल फंड। क्या नाम होगा? कैपिटल फंड, या इसका एक और नाम होता है जनरल फंड। कैपिटल फंड और जनरल फंड क्या फर्क? मतलब ये कैपिटल किसी ऑनर की नहीं, ये फंड है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था यहां पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एनपीओ के अंदर क्या होता है, कोई आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, आप तो यहाँ सोशल सर्विस के लिए या चैरिटेबल काम के लिए आप एक्टिविटीज करते हो। आपके लिए इसलिए आपने उसने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, राइट? आपकी फंडिंग होती है, आप इन्वेस्ट पेमेंट कर लेते हो। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां पे जो फंडिंग आती है ना, फंडिंग जो हमारे बिजनेस में पैसा आता है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में जो पैसा आता है ना, वो दो तरह का होता है। एक स्पेसिफिक पर्पज होती है, एक नॉन स्पेसिफिक पर्पज होती है। मतलब आपके एनपीओ में कोई आपको फंडिंग कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर आपको कोई फंडिंग कर रहा है तो फंडिंग स्पेसिफिक पर्पज हो गई। और नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो
नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई अगर फंडिंग कर रहा है तो बोलिए, तो वो जनरल फंडिंग हो गई। तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो फंडिंग आएगी ना, उसका यूटिलाइजेशन उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही किया जाएगा। और जो नॉन स्पेसिफिक या जनरल पर्पज के लिए, यहां इसको एनीवेयर कहीं पे भी यूज ले सकते हैं। अगर आपको कोई फंडिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए हुई है तो उसका आप यूटिलाइजेशन उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही करेंगे। और आपको नॉन स्पेसिफिक पर्पज, कोई बिना एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई फंडिंग हुई है, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। तो जो एनीवेयर होगा मैं बता दूं, तो यहां हमारे जो फंडिंग का हिसाब किताब रखा जाएगा, यहां आपके जो फंडिंग का हिसाब किताब रखा जाएगा, मैं यूं मान लेता हूं कि यहां एनपीओ में कैसे फंडिंग का कैसा हिसाब किताब होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये घड़े हैं, क्लियर? अब आपके जिस नेचर का एनपीओ है, सपोज मैं मान लेता हूं कोई आपका एनपीओ है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कई जगह, जैसे एक वर्क हो गया स्पोर्ट्स, आप मैच करवाते हैं, फिर मैच में जीतने वाले को प्राइज देते हैं, क्लियर? और आप बड़े मैच तो एक छोटे मोटे हो गया, आप बड़े टूर्नामेंट कराते हैं। अगर कोई दूसरे तरह का एनपीओ है तो वहां अलग अलग पर्पज हो सकता है। मैं एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आपका एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, इनकी जो फंडिंग यहां पे क्या होगा, हर एक का हिसाब किताब अलग रखा जाएगा। जैसे अगर आपको फंडिंग टूर्नामेंट के लिए हुई है तो आप इसका हिसाब यहां अलग रखोगे। अगर आपकी फंडिंग प्राइज के लिए हुई है, इसका हिसाब अलग रखोगे। किसी पर्टिकुलर मैच के लिए आपकी फंडिंग हुई है, उसका हिसाब अलग रखोगे। और जो किसी पर्टिकुलर पर्पज नहीं हो गया, उसका हिसाब अलग रखोगे। इसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड, या इसको जनरल फंड बोला जाता है, जो स्पेसिफिक नहीं होता। क्लियर? अब सुनिए, अगर इसके लिए जो ये घड़ा है, कोई फंडिंग आएगी तो पैसा इसमें डालेंगे हम लोग। टूर्नामेंट के लिए जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी इनकम आएगी वो हम इस घड़े में डाल देंगे, और टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा हम यहां से पेमेंट करेंगे। मैच से रिलेटेड जो आएगा यहां डालेंगे, सबका हिसाब अलग है। पेमेंट यहां से करेंगे। मैच से रिलेटेड कोई रिसिप्ट आई हो आप यहां डालेंगे, पेमेंट आप यहां से करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? अब इनका जो अलग अलग हिसाब किताब रखा जाता है, इसको बोला जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब इनका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, समझ में आ गया ना क्या करना है आपको? इनके लिए क्या अलग अलग गणित, इनका हिसाब किताब सबका अलग अलग करना पड़ेगा आपको। टूर्नामेंट फंड का हिसाब अलग रखना पड़ेगा आपको, प्राइज के फंड का अलग हिसाब रखना पड़ेगा, मैच के फंड का अलग, जो स्पेसिफिक उसका कैपिटल। अब जो इनका हिसाब किताब रखने के लिए हम जहां बनाते हैं उसको बोलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल फंड या जनरल फंड का जो हिसाब किताब रखा जाता है वो कहां रखा जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बाकी सबका अलग अलग खुद का हिसाब किताब होगा। अगर यहां हो गया फिर उसको हम जनरल फंड में नहीं डालेंगे। जो खर्चा यहां से पेमेंट हो गया फिर हम यहां से इसमें से नहीं लेस करेंगे हम लोग। समझ आ गया? मैं फिर बता दूं, कैपिटल का मतलब होता है जहां ऑनर मालिक होता है वो इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल फंड बोला जाता है। क्लियर? मतलब टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी, पर यहां लाइबिलिटी लेस करेंगे तो जो आएगा वो कैपिटल आएगा। एनपीओ में अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी लेस करोगे
तो उसको कैपिटल ना बोल के हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड या जनरल फंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये फंडिंग है अकाउंटिंग का, ये मतलब कैपिटल का फंडिंग है, किसी ऑनर की कैपिटल नहीं है, ये किसी मेंबर की कैपिटल नहीं है, इसको हम वापस विड्रॉल नहीं कर सकते, इसका यूज हम यहीं अपने पर्पज में ही काम में लेंगे। क्लियर? तो मैं बता चुका हूं कि एनपीओ में फंडिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, या तो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है या नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए हुई है तो उसका अलग अलग जो फंड है उसमें उसका हिसाब किताब अलग रखो, और नॉन स्पेसिफिक पर्पज के लिए हुई है तो उसका हिसाब किताब हम कैपिटल फंड या जनरल फंड में रखेंगे। क्लियर? अब इसका कैसे अकाउंटिंग किया जाता है वो डिस्कस कर लेता हूं। अब सुनिए, सपोज आपने ये घड़ा बनाया है, ये टूर्नामेंट के लिए बनाया, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें 80,000 रुपीज पड़े थे, कहीं से भी आए हुए थे, ठीक है। अब कहीं से भी टूर्नामेंट के लिए रिसिप्ट आपके पास आई है वही 50,000 की, तो आपके घड़े में अब कितना पैसा पड़ा है बेटा? 1,30,000। समझ आ गया? अब टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी पेमेंट करना होगा ना वो इस घड़े में से करेंगे। सपोज आपने पेमेंट किया टोटल 90,000 का, अब बच गया टोटल आपके पास 40,000 इस घड़े में। इस साल के एंड में आपके इस घड़े में 40,000 पड़ा है। क्लियर? पॉजिटिव में पड़ा है, घड़े में पैसा पड़ा है ना, ये जो पैसा है ना इसको हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सपोज यही घड़ा है हमारे पास, पहले 80,000 थे, 50,000 और रिसिप्ट हुई, टोटल 1,30,000 हो गया, और खर्चा 1.5 लाख का है। कितने का है? 1,50,000 का। तो अब घड़े में ही तो 1,30,000 1,30,000 है, तो हम एक्स्ट्रा तो निकाल नहीं सकते, तो हम इसमें से 1,30,000 पूरा निकाल देंगे, दैट इज नील। और रिमेनिंग जो 20,000 है ना वो हम जनरल फंड में से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? जनरल फंड में से। मतलब जितना पैसा फंड में पड़ा है पहले वो पूरा कैलकुलेट करो, वो पूरा निकालो, उसके बाद अगर उससे ज्यादा पेमेंट हो रहा है तो वो आप कहां से लो? जनरल फंड, क्योंकि वो स्पेसिफिक तो है नहीं। कम पड़ा है तो बैलेंस यहीं रह जाएगा। बुद्धि में आया? समझ में आया? हिसाब किताब क्या होगा जो सब देख लीजिए। आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। ये कुछ इस तरह की टेबल बनेगी आपकी। ये पर्टिकुलर, ये रुपीज, यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, इसमें प्लस करेंगे आप इनकम या रिसिप्ट रिलेटेड टू फंड। मतलब फंड से रिलेटेड कोई इनकम या रिसिप्ट है उसको भी हम ऐड कर लेंगे। समझ में आया? और लेस करेंगे एक्सपेंसेस या पेमेंट रिलेटेड टू फंड। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो शोन इन
लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? पॉजिटिव आए तो लाइबिलिटी साइड में स्पेसिफिक फंड का बैलेंस पड़ा है, नेगेटिव आए मतलब हमने ये पूरा यूटिलाइजेशन ले लिया है, एक्स्ट्रा हम कहां से चार्ज कर रहे हैं, जनरल फंड या कैपिटल फंड से, वो कहां से चार्ज होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। क्लियर? तो आपको सब हर एक में ये आपको ये टेबल बनानी है, देन आपको अपना स्टाफ देता है। याद रखिएगा मैंने यहां लिखा है इनकम एंड रिसिप्ट। कई बार कोई इनकम होती है जो अर्न हो जाती है फिर भी हमें मिलती नहीं है, रिसिप्ट नहीं होती, तो जो एक्रूड है ना वो भी हम ऐड करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, हम प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अपना स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क का निकालिए। इसमें 3 केसेस दे रखे हैं, मैं 3 केसेस को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। पहले केस में दे रखा है प्राइज अवॉर्डेड 12,000 और कुछ नहीं दे रखा है। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ है क्या? बस कुछ नहीं दे रखा है आपको, इन्फॉर्मेशन में सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है। क्या कोई फंड बना रखा है आपने प्राइज के लिए? क्या नहीं साहब हमारे तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है। तो हम ये डिस्कस करेंगे भाई ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड है नहीं, तो ये प्राइस का खर्चा वो जनरल खर्चा है, इट इज ट्रांसफर टू जनरल फंड। और जनरल फंड के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? उसके लिए जो हमारा अकाउंट बनता है उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पूरा अकाउंट बनाना हम आगे पूरा सीखेंगे हमारे प्रोसीजर में, पर हम थोड़ा सा बस इसका एडजस्टमेंट बता रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2 साइड होता है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से यहाँ इनकम या एक्सपेंडिचर का नाम नहीं होगा, यहाँ डेबिट साइड तो एक्सपेंडिचर ही होगा P&L में जो होता है, और क्रेडिट साइड इनकम होगी। तो आपने P&L अकाउंट बनाया था तो खर्चे कहां लिखते थे आप? डेबिट साइड में, तो इसको डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्राइज अवॉर्डेड 12,000। क्लियर? डन है? हो गया ऐसा। आपको एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। केस 2 में आपको 2 चीजें दे रखी है टूर्नामेंट से रिलेटेड। आपको टूर्नामेंट फंड भी दे रखा है एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी दे रखा है। तो इसको किस तरह से आप प्रेजेंटेशन देंगे? तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कंप्यूटेशन द अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। सबसे पहले लिखिए आप बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड, जो आपको 80,000 दे रखा है। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए इनकम रिलेटेड टू फंड। तो क्वेश्चन में देखिए कोई इनकम या रिसिप्ट फंड से रिलेटेड दे रखी है क्या आपको? क्या इनकम या रिसिप्ट फंड से रिलेटेड दे रखी है क्या? प्लस कर दीजिए कि नहीं साहब कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कुछ प्लस होगा नहीं। फिर एक्सपेंसेस या पेमेंट रिलेटेड टू फंड दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, तो इनमें से लेस कर लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, जो 14,000 दे रखा है। वैल्यू बच गई आपकी 66,000। पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर प्लस में आया है या माइनस में आया है? सब प्लस में आया है। तो शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो साल के एंड में आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे टूर्नामेंट फंड
जो नेट अमाउंट आ गया है वो आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेज और ये दूसरे अमाउंट है वो कहीं भी शो नहीं होगी। सेट हो गया दिमाग में? क्लियर? तो आप पहले कैलकुलेशन करो, फंड का बैलेंस में आप रिसिप्ट या इनकम ऐड कर लीजिए, एक्सपेंसेस लेस कर लीजिए। लास्ट में अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो शोन इन द लायबिलिटी साइड, अगर ये नेगेटिव आती तो शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? आगे आगे क्वेश्चन पॉइंट आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का केस 1 समझ में आ गया, सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड दे रखा था। केस सेकंड में आपको टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे थे, किस तरह से शो होगा। अब देखिए केस थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का ही केस थर्ड है कि आपको दे रखा है प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है 12,000, प्राइज फंड का बैलेंस दे रखा है, डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज दे रखा है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई फंड आया है, मतलब आपका कोई फंडिंग स्पेशल लाइन आपके पास पड़ी तो कोई 2 का 4 होगा नहीं ना भाई। आपके पास किसी ने 500 रुपए दिए और आपने इसको लेके गुल्लक में डाल दिए, क्या 500 के 1000 हो जाएंगे? पैसे तो आप ही के हैं ना। आपने क्या किया, इन पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कहीं बैंक वगैरह में। पैसे तो आपके ही हैं, कभी भी आपको ही मिल जाएंगे। तो आपको फायदा क्या होगा, इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना आपकी गुल्लक तिजोरी में पैसे तो पैसे बढ़ेंगे नहीं ना। तो एनपीओ वाले भी यही करते हैं, अगर अभी जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट होती है, कैश ना होकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सो कभी भी इस फंड बेस्ड अकाउंटिंग में उस फंड का इन्वेस्टमेंट दे रखा हो तो इसका हमारे ये ना रिसिप्ट में आएगा ना ये पेमेंट में आएगा। मैं बता रहा हूं वापस आपको कि अगर क्वेश्चन में उस फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, तो ये अपने प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सेपरेटली एसेट साइड में आ जाएगा। कहां आएगा? इन्वेस्टमेंट तो एसेट साइड में ही आता है, ये सेपरेटली एसेट साइड में आ जाता है। बट इससे रिलेटेड जो मुझे इनकम मिलेगी या इंटरेस्ट मिलेगा, ये जरूर मेरी रिसिप्ट है। उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम या इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है ना, वो मेरी रिसिप्ट जरूर है, उसको जरूर ऐड करेंगे हम लोग। क्लियर? तो कैलकुलेशन करें हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्राइज फंड। सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्राइज फंड, क्वेश्चन में दे रखा 25,000। अब उनसे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट या इनकम है ऐड कर लो। तो ये तो प्राइज अवॉर्डेड आपने पेमेंट लेस होगा बाद में। डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज, प्राइज के लिए डोनेशन मिला, प्राइज के लिए मिला ना, स्पेसिफिक इसी काम के लिए ऐड कर लो। डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज 10,000, सॉरी। और देखिए अभी इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये भी ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव फॉर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2500। इन्वेस्टमेंट 25,000 का था, इस पर 10% इंटरेस्ट मिला, 2500 ही मिला, 2500 ऐड हो गया। सपोज 2000 मिलता तो हम 500 और ऐड करते साल भर का, कि एक्रूड है, रिलेटेड टू करंट ईयर पर मिला नहीं मुझे, पर आपको तो यहाँ पूरा मिल गया 37,500। इसमें से लेस कीजिए आप प्राइस अवॉर्डेड, दैट इज 12,000। बैलेंस बच गया 25,500। क्लियर? शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी ना भाई, सॉरी एनपीओ की, इसकी लायबिलिटी साइड में आएगा प्राइज फंड 25,500।
500 और एसेट साइड में आ जाएगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 25,000। क्लियर? समझ में आ गया? इसको तो आंख बंद करके आपको एसेट में लिखना है, बाकी को हिसाब किताब को देखना है। सो फाइनल बैलेंस आ गया है, इनको हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में नोट कर लेंगे। सेट है? तो आपको पहले एक हिसाब किताब बनाना है जिसमें आपका नेट फाइनल हिसाब निकालना है और बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है वो आप देख लेंगे। दिमाग में आ गया भाई? क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कुछ ऐसी टेबल बना रखी है, इसमें पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट दे रखा है, आप अपने स्टडी मैट में देख लीजिए, जिसमें आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में किस तरह से दे रखा है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉस्मोस क्लब ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को कॉस्मोस क्लब में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो ये डेबिट क्रेडिट दे रखी है, मतलब इट इज ट्रायल बैलेंस, ये हिसाब किताब हो रखा है। टूर्नामेंट फंड बैलेंस दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, आपको 1,50,000 का क्रेडिट बैलेंस है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, हमें तो सीधा इसको एसेट्स में ही डाल दें, दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। फिर आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000, आपको इनकम मिली है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे 12,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000, मतलब आपको इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है 6,000 का टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, पर आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपको कैलकुलेशन में ऐड करना है। क्लियर? क्या हिसाब किताब करेंगे? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड, जो दे रखा है 1,50,000। इसमें प्लस कीजिए आप जो रिसिप्ट या इनकम रिलेटेड है, ये टूर्नामेंट फंड तो एसेट्स में जाएगा, यहां कहीं नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो दे रखी है आपको 18,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी इनकम तो है ना, मिली नहीं है तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है रिसिप्ट होने पे लिखो, एक्रूड हो गई तो भी आप लिखेंगे 6,000। तो टोटल रिसिप्ट साइड हो गई आपकी 1,74,000। इसमें से लेस कीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वो 12,000। आपका बैलेंस बच गया है, कितना बच गया भाई? 1,62,000। चूंकि पॉजिटिव बचा है, सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? अब देखिए बैलेंस शीट बनाई हमने इस तरह की, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड में एक तो लिखेंगे आप टूर्नामेंट फंड, जो 1,62,000 है। एसेट साइड में आएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 का आएगा, और एक आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट 6,000। क्लियर? एक्रूड इंटरेस्ट अपनी जगह आएगा, यहाँ ऐड तो होगा ही होगा, फिर वहां पे भी आएगा। समझ में आ गया कैसे करना अपने को? टेबल बनानी है, फाइनल रिजल्ट शोन इन द लायबिलिटी साइड, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा, अगर एक्रूड इंटरेस्ट तो एक्रूड इंटरेस्ट की जगह जाएगा।
क्लियर, दिमाग में सेट हो गया आपका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह से? ओके, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 पे आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड दे रखा है 60,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है वो भी 60,000 है, फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6,000 एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन अदर इन्वेस्टमेंट दे रखा है। प्राइस फंड के लिए नहीं दे रखा, कुछ और इन्वेस्टमेंट है उस पर 2,000 दे रखा है और प्राइस अवॉर्डेड 5,000 दे रखा है। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet on 31st March 2020 of Diamond Sports Club। एक डायमंड स्पोर्ट्स क्लब है, उसका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, उसमें इन आइटम को कैसे डील करोगे आप? तो अपना तो पहला काम यही है, कंप्यूटेशन ऑफ amount of prize fund सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड वो दे रखा है 60,000। कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ये आएगा एसेट साइड में। क्लियर? अब इससे रिलेटेड इनकम ऐड कर लें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं, मैंने कहा ना इस प्राइस से रिलेटेड कोई रिसिप्ट है वो आएगी, ये तो अदर कोई इन्वेस्टमेंट है इससे रिलेटेड है नहीं तो ऐड नहीं होगा, ये जनरल फंड में जाएगा जो कहीं पे भी यूज लिया जा सकता है। ओके, और इसमें से लेस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड, दैट इज 5,000, 61,000 अमाउंट पॉजिटिव है, सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? अब जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। क्लियर? तो जो स्पेसिफिक फंड में आ गया तो वही आएगा, जो स्पेसिफिक फंड में नहीं आया उसमें देखते हैं हम लोग। प्राइस फंड इधर आ गया, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट तो एसेट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ये अब किस में जाएगा आपका? जनरल फंड में। सो यहाँ नहीं आया ना, ये हमारी इनकम है, मिला ना मुझे, ये इस साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव, इनकम है ना, पेमेंट करते तो एक्सपेंडिचर में आता, ऑन अदर इन्वेस्टमेंट 2,000। और जब ये बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम प्राइस फंड 61,000, एसेट साइड में लिखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000। डन? सेट हो गया दिमाग में? और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अब क्लियर हो रहा है दिमाग में किस तरह से अकाउंटिंग करनी है आपको? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। क्लियर? और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको है ना क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूं. हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस while preparing balance sheet of a sports club for the year ended 31st March 2020. आपका स्पोर्ट्स क्लब है, उसकी बैलेंस शीट में आप इस तरह से इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे. एक रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है 4000. किससे रिलेटेड इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ ये नहीं पता रखा आपको. फिर डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड दे रखा है 50,000. इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 12,000. स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड आपको दे रखा है 25,000. एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट दे रखा है 26,000. नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 1 अप्रैल 2019 के कुछ बैलेंस दे रखे हैं कि भाई साहब स्पोर्ट फंड का बैलेंस तो 1,20,000 है और 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 1,20,000 और इसका फेस वैल्यू है ना वो 1,50,000 है. कितना है? 1,50,000. तो याद रखिएगा हमें हमेशा इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना वो फेस वैल्यू पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता. मतलब मुझे ब्याज इस पे मिलना है, इंटरेस्ट इस पे मिलना है मुझे. तो 1,50,000 का 10% इंटरेस्ट होता है 15,000. तो मुझे कितना मिलना चाहिए था? 15,000 और मुझे मिला है 12,000. इट मीन्स इट इज एम्प्लाइड कि ₹3,000 accrued interest on sport fund investment. क्लियर? तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. क्लियर? सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड जो दे रखा है 1,20,000. अब इसमें इससे रिलेटेड रिसिप्ट ऐड करेंगे. इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,000 का, तो क्या इससे रिलेटेड हुआ है? कुछ पता ही नहीं रखा है, मतलब ये ऑर्डिनरी है, हम यहाँ ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे. मैंने क्या बताया था, इससे फंड से रिलेटेड कोई रिसिप्ट या इनकम है वो ऐड करेंगे. फिर डोनेशन स्पोर्ट्स के लिए हुआ है, ऐड कर लेंगे. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 50,000. फिर इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो 12,000 हुआ है. इसके अलावा मैंने बताया था एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 3,000, वो भी ऐड होगा. क्लियर? आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, अलग नहीं लिख सकते. अब इसकी टोटल हो गई आपकी 1,85,000. इसमें से लेस करेंगे आप, क्या लेस करेंगे भाई आप? स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड कितना है भाई? 25,000. और लेस करेंगे आप एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज 26,000. दोनों मिला के 51,000 लेस हो जाएगा. क्लियर? तो अमाउंट बच जाएगा 1,34,000. पॉजिटिव है. क्लियर? क्या है? पॉजिटिव अमाउंट है, सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा अपना. लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर, राइट साइड इनकम. जो इसमें नहीं आए हैं उनको देखिए.
ये नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमारे यहाँ नहीं आया है। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज 4000। बाकी सब तो इससे रिलेटेड ही है। उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। आप सबसे पहले स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट में लिख दीजिए 10%, दैट इज 1,20,000। डिफरेंस में लिखिए फेस वैल्यू 1,50,000। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 3,000। लायबिलिटी साइड में आएगा स्पोर्ट्स फंड, जो हमारा लास्ट बैलेंस 1,34,000 आया। डन। और तो कुछ बाकी बचा नहीं। सेट हो गया दिमाग में। कैलकुलेशन करना है। ये प्लस में आ रहा है इसलिए लायबिलिटी साइड में। जो हमारे स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड नहीं है, अगर इनकम है तो इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर होता तो इधर चला जाता। और इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट में जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट है तो एसेट साइड में एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिस समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। ओके, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है, 7 क्वेश्चन में, पढ़िए अच्छी तरह से। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ गोल्डन क्लब दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको मैच फंड दे रखा है ओपनिंग बैलेंस का 60,000, मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं 83,000, डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है 25,000, सेल ऑफ मैच टिकट दे रखा है 10,000। क्लियर? नीचे सेकंड पॉइंट इसका और दे रखा है, व्हाट विल बी इंपैक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय ₹15,000 इन केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट है, इसमें जो ये मैच एक्सपेंसेस है ना, ये 83,000 ना होके इसमें 15,000 बढ़ जाए, यानी आपका मैच एक्सपेंसेस है ना वो 83,000 प्लस 15,000 मतलब 98,000 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन आएगी? क्लियर? तो ये मेरा पहला केस है। तो ऊपर आप हेडिंग क्या लगाएंगे? आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैच फंड। है ना? समझ में आ रहा है ना? ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ऑफ मैच फंड, वो है 60,000। इसमें प्लस कीजिए आप रिसिप्ट रिलेटेड टू फंड या इनकम रिलेटेड टू फंड। इंफॉर्मेशन यही दे रखिए, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसिप्ट हुआ, डोनेशन फॉर मैच फंड कितना भाई? 25,000। फिर मैच से सेल ऑफ मैच टिकट 10,000, आपका हो गया 95,000। इसमें से लेस किए आपने मैच एक्सपेंसेस, ये हो गया भाई 83,000। बैलेंस बच गया 12,000। आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे मैच फंड 12,000, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
क्लियर? ओवर। अब क्वेश्चन ये है इसका सेकंड पोर्शन कि साहब अगर मेरा मैच एक्सपेंसेस है ना वो 83 ना हो, 98 हो तो सबसे पहले वही कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैच फंड। क्लियर? सबसे पहले बैलेंस ऑफ मैच फंड। भाई बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है, बस 83 जगह के नाम क्या हो गया, 98,000 हो गया, राइट ना? बाकी सारी क्वेश्चन यही है। बैलेंस ऑफ मैच फंड आपको दे रखा है वही 60,000 प्लस किया आपने डोनेशन फॉर मैच फंड, वो है 25,000। उसके बाद आपने प्लस किया सेल ऑफ मैच टिकट्स, $10,000, टोटल हो गया 95,000। इसमें से लेस किया आपने मैच एक्सपेंसेस, दैट इज 98,000। मतलब आपके पास घड़े में 95,000 ही है और आपको पेमेंट करना 98,000, तो 95 पूरा पेमेंट हो गया। जो नेगेटिव में आ गया 3,000, ये डेबिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। यानी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, इसके साइड में लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस 3,000। मतलब 95,000 पूरे आपने फंड से ले लिए, घड़ा खाली हो गया, तो रिमेनिंग 3,000 आप मैच एक्सपेंसेस कहां से लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से लेंगे। समझ में आ गया? अभी तक क्वेश्चन में सब जगह पॉजिटिव आ रहा था, यहां नेगेटिव आया। जो नेगेटिव आया तो वो जो 95,000 है वो तो पूरा कहां से यूटिलाइजेशन हो गया, वो मैच फंड में से यूटिलाइजेशन हो गया, और रिमेनिंग 3,000 जो है वो आपका आप कहां से चार्ज करेंगे, जनरल फंड में से या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। सेट हो गया दिमाग में? क्लियर? नेक्स्ट ऐसा कुछ और प्रैक्टिस करता है। क्वेश्चन नंबर 8A। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8A पढ़िए, क्या दे रखा है स्टडी मैट में। देखिए क्वेश्चन वैसे मैंने यहां आपके आगे नोट भी कर रखा है, राइट? देखिए, प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ क्वींस क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2018 का दे रखा है 10,80,000। बिल्डिंग फंड दे रखा है 1 अप्रैल का ही 4,80,000। कैपिटल फंड का बैलेंस भी दे रखा है, बिल्डिंग फंड का भी दे रखा है। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग दे रखा है 6 लाख। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 4,80,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 48,000। नीचे दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ₹3,60,000 और द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब अभी कंटिन्यू चल रहा है। देखिए बच्चा, अभी तक जो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस किए थे ना, वो फंड जो बनाए थे वो किसी एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए बनाए थे, बट यहां जो फंड बना हुआ है ना वो किसी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए बना हुआ है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जो देखिए स्पेशली वो अपना परफॉर्मर बनाने का तरीका वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, राइट? बस थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा, वो देख लीजिए किस तरह से चेंज आएगा। क्लियर? तो आपको सबसे पहले वही स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना है, ठीक है? आपका स्टेटमेंट होगा बिल्डिंग फंड के लिए, क्यों सारी कुछ देखें, राइट? कंप्यूटेशन द कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बिल्डिंग फंड
क्लियर? सबसे पहले बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड कितना दे रखा बेटा? 4,80,000। क्लियर? अब इसमें रिसिप्ट या इनकम रिलेटेड टू फंड ऐड करेंगे। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड है, स्पेसिफिक, ऐड कर लीजिए। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, वो दे रखा है 6 लाख रुपीज का। इन्वेस्टमेंट तो एसेट में ही आता है, कहने की जरूरत नहीं है अपने को। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब देखो 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4,80,000, इसका 10% होता है 48,000, हमें 48 मिल गया, मतलब कोई एक्रूड नहीं, एक्रूड होता था ऐड हो जाता। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 48,000। तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे टोटल आएगी हमारी 11,28,000। इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये है 3,60,000। बैलेंस बच गया 7,68,000। पॉजिटिव बचा है soon in liability side of बैलेंस शीट। अब देखो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। क्लियर? हम बिल्डिंग फंड को यहां लिखेंगे, दैट इज 7,68,000। फिर बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट को हम यहां लिखेंगे, वो दे रखा है आपको वही 4,80,000। एक्रूड इंटरेस्ट होता था, इधर आ जाता। अब देखिए नया कैपिटल फंड है हमारे यहाँ पर, कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में आएगा, ध्यान रखना, जो दे रखा है 10,80,000। अब नई बात सुन लीजिए, अगर एक्सपेंस से रिलेटेड कोई फंड होता ना, तो हम क्या करते, बस ये होगा खत्म हो जाता है। एक्सपेंसेस कहीं यहाँ आते नहीं, हम जनरल फंड में से निकाल खत्म हो जाता है। पर हमारे यहाँ एक्सपेंसेस जो हमने पेमेंट किया ना, उससे एक एसेट क्रिएट हुई है, और वो एसेट साइड में आएगी। यानी हमारे यहाँ एक बिल्डिंग क्रिएट हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या हुआ, और हम एसेट साइड में बिल्डिंग लिखेंगे कितने की भाई, 3,60,000 की। तो आपकी एसेट बढ़ी है ना, तो वो सेम अमाउंट यहाँ कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 3,60,000, और ये टोटल 14,40,000 आपका यहाँ आ जाएगा। यानी अगर आपका कोई फंड एसेट क्रिएट करने के लिए बना हुआ है, तो वो एसेट साइड में तो आएगा ही आएगा, और कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा वो एसेट के सेम अमाउंट। अभी इससे पहले क्वेश्चन में जो प्राइस थे, ये तो एक्सपेंडिचर थे, कुछ एसेट तो क्रिएट हो नहीं रही थी, तो वही हो गया। बट अगर आप कोई एसेट के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से आएगा। सेट है दिमाग में? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8B। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों एक ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दे रखा है। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। DPS स्कूल की बात हो रही है, चंडीगढ़ की, ईयर एंडिंग ये वगैरह वगैरह दे रखे हैं आपको। तो इसमें कितने फंड है पहले तो ये दे रखा हो। पहला आपको दे रखा है डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम। क्या ऑडिटोरियम फंड बना रखा है हमने? नहीं बना रखा, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आएगा नहीं, ये जनरल फंड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड दे रखा है रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से रिसिप्ट दे रखी है, और चैरिटी शो एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको। कि आप मुझे बताइए क्या फंड दे रखा है?
क्या इसमें कोई फंड बना हुआ दे रखा है? सॉरी, इसमें भी कुछ नहीं दे रखा है। थर्ड दे रखा है आपको प्राइज फंड, फिर 6% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड दे रखा है, और प्राइज फॉर अवॉर्डेड दे रखा है। क्लियर? सॉल्व करें क्वेश्चन, कैसे होगा? क्लियर? नेक्स्ट, सबसे पहले ऑडिटोरियम की बात करें। क्या क्वेश्चन में ऑडिटोरियम के लिए कुछ दे रखा है? अब ध्यान रखिए बच्चा, ये डोनेशन मिला ना, वो स्पेसिफिक डोनेशन मिला हुआ है, सिर्फ ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट करने के लिए बना हुआ है। फंड नहीं बना रखा है तो भी क्या हुआ, अगर कोई डोनेशन आपको स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिले तो उसका हिसाब किताब आपको अलग रखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका हिसाब किताब हम साइड में लास्ट में करेंगे। चैरिटी शो की दे रखा है, ये हमारा है नहीं, लास्ट प्राइज फंड का दे रखा है, तो यहां लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्राइज फंड। क्लियर? सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्राइज फंड, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 25,000। अब इसमें आप ऐड कीजिए, क्या ऐड करेंगे भैया? रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट तो एसेट में चला जाएगा, डोनेशन ऑफ प्राइज फंड रिसिप्ट है, प्लस कीजिए डोनेशन ऑफ प्राइज फंड 5,000, टोटल हो गया 30,000। लेस करेंगे प्राइज अवॉर्डेड, पेमेंट है 6,000, बैलेंस बच गया 24,000। क्लियर? पॉजिटिव है, सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसमें देखिए कोई डोनेशन, देखो ये डोनेशन स्पेसिफिक है, ये तो लायबिलिटी में जाएगा, कंफर्म है। क्लियर? पर यहाँ देखिए ये चैरिटी शो के लिए कोई डोनेशन नहीं मिला, ये कोई आपने कोई इवेंट किया उसका इनकम है, तो इनकम तो यहाँ आ जाएगा, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है बाय रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो। कितना मिला? 10,000, और पेमेंट में इधर है टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस। अगर इसके लिए कोई फंड बना होता ना तो हम उस पर एडजस्ट करते थे, फंड नहीं बना है, नॉर्मल माना जाएगा 11,000 एंड शो खत्म। अब बैलेंस शीट जब बनेगी ना बेटा, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। सबसे पहले प्राइस फंड की बात कर लें, यहाँ लिखेंगे आप प्राइस फंड 24,000, सॉरी, हम कुछ भूल गए इसमें, सॉरी। प्राइस फंड दे रखा है 25,000 का 6% इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो 25,000 का 6% कितना होता है भैया? वो तो इंटरेस्ट हमने एडजस्ट किया ही नहीं, प्लस कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं ना हमने कोई इन्वेस्टमेंट पे, मतलब पूरा का पूरा एक्रूड है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 1,500, ये हो गया 31,500, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए भाई,
और ये हो गया आपका 25,500। लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 25,500। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, राइट ना। एक्रूड इंटरेस्ट ना, इसमें 6% इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जीरो तो पूरा का पूरा एक्रूड हो गया। यहाँ प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 25,000। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,500। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अब देखिए डोनेशन फॉर ऑडिटोरियम, स्पेशल डोनेशन लाइबिलिटी में आता है 25 लाख। और इसमें से कोई एक्सपेंसेस हो गया ना, एक्सपेंडिचर जो है 21 लाख लेस कर लिया, तो अभी डोनेशन का मेरे पास 4 लाख अलग से पैसा पड़ा है, वो यहाँ आ जाएगा। अब ऑडिटोरियम बन गया तो एसेट साइड में ऑडिटोरियम भी तो आएगा। एसेट साइड में ऑडिटोरियम ही तो आएगा। ऑडिटोरियम आएगा कितना भाई, 21 लाख क्रिएट हो गया। तो जब यहाँ एसेट क्रिएट हो गई तो उसको कैपिटल फंड में भी ऐड करना पड़ेगा। आपको यहाँ कैपिटल फंड दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो जो भी होगा उसमें ऐड कर लेंगे। ऑडिटोरियम 21 लाख और बाहर आ जाएगा 21 लाख। क्लियर? तो वापस बता दूं, कोई किसी आपके स्पेसिफिक फंड या किसी स्पेसिफिक डोनेशन से कोई एसेट क्रिएट होती है, वो अमाउंट आपके कैपिटल फंड में हम ऐड कर लेंगे। क्लियर? सेट है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बेटा हमने 8 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको भी सेम सेट ए होमवर्क का अप टू 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, बाय बाय।